उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सेकंड शिफ्ट में हुए एग्जाम प्राइमरी लेवल 1 to 5 के लिए मैं आपको सीडीपी पोर्शन पर चर्चा करूंगा। पहला प्रश्न ये है, देखिए थोड़ा सा इसको सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए लिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? भावनात्मक समर्थन का प्रावधान, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता का माहौल, करने और प्रयोग करने के अवसर, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो देखिए ये कहा रहा, सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए लिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है आपका, कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें भावनात्मक समर्थन का प्रावधान, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता ये होना ही नहीं चाहिए। आपका करने और प्रयोग करने के अवसर, देखिए करने और प्रयोग करने के अवसर ये बिल्कुल होना चाहिए, कुछ करने और प्रयोग करने के अवसर। और भावनात्मक समर्थन का प्रावधान ये भी आपका ठीक है। तो सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए और मानकीकृत पाठ्यक्रम, स्टैंडर्डाइज्ड कैरिकुलम, ये इसमें आपका होना चाहिए। यानी इसमें आपका पहला और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड जो विकल्प है ये सही होगा, ये पहले का फर्स्ट। तो ये प्राथमिक लेवल में सीडीपी के लिए पहला प्रश्न का जो उत्तर होगा वह पहला विकल्प इसमें सही होगा। अब दूसरा प्रश्न है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम, मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए इंट्रिंसिक का मतलब होता है, इंट्रिंसिक नहीं एक्सट्रिंसिक पूछा है, ठीक है। तो बाहरी प्रेरणा कहां से आती है, जबकि आंतरिक प्रेरणा पर आधारित होती है। तो बाहरी प्रेरणा दूसरों की सराहना, देखिए ये सब इसमें भरा जाएगा। और व्यक्तिगत संतुष्टि से आती, जबकि आंतरिक प्रेरणा व्यक्तिगत संतुष्टि से आती है। तो ये पहला इसमें विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो कलम सही करें, देखो ये डिम, इसको बढ़ा दे, इसको थोड़ा सा कम कर दे, ठीक। तो ये दूसरे में पहला सही होगा आपका। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एज पर जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, चिल्ड्रन डेवलप बाय द एंड ऑफ सेंसरी मोटर। अब निम्न में से देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें आ जाता है। ये विकसित कर लेते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व का गुण, ये सही होगा। वस्तु अस्थायित्व का गुण इसमें आ जाता है। पहले इसमें था कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जबकि बाद में जब खिलौना छिपा दिया जाता है तो उसको खोजने का प्रयास करता है। यानी निश्चित रूप से इसी सेंसरी मोटर स्टेज के शुरुआत में बच्चों के पास ये गुण नहीं होता है। जब सेंसरी मोटर स्टेज के लास्ट में पहुंचते हैं, लगभग 9-10 माह में, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की प्रॉपर्टी उनके अंदर आ जाती है। इसका मतलब कि वो निश्चित रूप से अगर खिलौना उनके आंख से ओझल हो जाए तो निश्चित रूप से उसको खोजने का प्रयास करते हैं। और यह उत्तर आपका वस्तु अस्थायित्व होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स विथ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन सेट, मतलब महारत लक्ष्य उन्मुखी वाले छात्र। देखिए जिसका मतलब इस तरीके का मास्टरी गोल ओरिएंटेशन सेट,
तो उसमें क्या हो सकता है, डर और शर्म से प्रेरित माध्यम लक्ष्य तय करते हैं, नहीं। यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं, नहीं। दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं, ये इसका उत्तर। असफलता से बचने के लिए नहीं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं, यानी फोर्थ का तीसरा अल्टरनेटिव सही होगा। अब इसके बाद दूसरे पेज पर चलते हैं। देखिए ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है। तो ये आपका यह मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आप जेंडर तटस्थ गतिविधियों और रुचियों को अपना लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों को पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप प्रोत्साहित करना, बच्चों को इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू कन्फर्म टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, ये भी नहीं, वो ट्रेडिशनल की बात इसमें किया गया है, पारंपरिक, पारंपरिक शब्द से ये विकल्प नहीं होगा। बच्चों को जेंडर विशिष्ट सामग्री प्रदान करना, प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विथ मटेरियल्स दैट आर जेंडर स्पेसिफिक, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो और बढ़ावा मिलेगा। बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका विकल्प, ये चौथा विकल्प इससे सही होगा। सिक्स्थ है, क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स कैन बी प्रमोटेड बाई, क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स कैन बी प्रमोटेड बाई, छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, छात्रों को रटने का पूर्वाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करके, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर, ये उत्तर हो सकता है, लेकिन अन्य विकल्प भी पढ़िए। अध संज्ञान को हतोत्साहित करके, बिल्कुल नहीं। सहयोग को हतोत्साहित करके, नहीं, तीनों में निगेटिविटी की बात की गई है और डिस्ट्रक्टर ही ऐसा बनाया गया है कि इसमें किसी का भी ये प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। अब सेवेंथ क्वेश्चन, क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है। इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सजा मिल सकती है 4 वर्ष की। और यह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है, तो ये पूर्व परंपरागत, आपका जो प्री कन्वेंशनल लेवल है उसमें ये बात है, और क्योंकि इसकी एज कितनी है, 4 वर्ष, तो ये आपका उत्तर होगा प्री कन्वेंशनल। अब इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार, देखिए ये एज पर लेव वाइगॉत्स्की इनर स्पीच इज, इनर स्पीच, देखिए इनर स्पीच क्या होता है इसके बारे में, देखिए इनर स्पीच आपका लेव वाइगॉत्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बताया था कि सबसे पहले आपका सोशल स्पीच, सोशल स्पीच बच्चों में होता है। अब सोशल स्पीच के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक और प्राइवेट स्पीच, इनको प्राइवेट स्पीच भी कहा जाता है। और इसके बाद जब बच्चे ग्रो करते हैं तो उनके अंदर आपका इनर स्पीच या साइलेंस स्पीच आ जाता है, उसी की बात यहाँ कर रहा है, साइलेंस, इसको साइलेंस स्पीच भी कहा जाता है, ये लेव वाइगॉत्स्की ने। तो इस तरीके से अब इसमें कह रहा है कि लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक इनर स्पीच जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक होती है, तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, ये उत्तर इसका सही होगा।
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, नो। और बच्चों में संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का एक लक्षण है, बिल्कुल नहीं। और जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक नहीं। ये आपका उत्तर इसका दूसरा सही है, 8वें का दूसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि इनर स्पीच जो है तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। 9th क्वेश्चन देखिए, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत सेफालोकार्डल डेवलपमेंट, बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, विकास के बारे में करता है। व्यवस्थित क्रम, असतत स्वरूप, रैखिक स्वरूप, एकाधिक आयाम। तो ये आपका व्यवस्थित क्रम सीक्वेंशियल होता है, ऑर्डरली सीक्वेंस। ये इसका उत्तर सही होगा, पहला विकल्प इसका सही होगा। फिर इसके बाद विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है और बाद में के जीवन में इनके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है, उसको कहते हैं संवेदनशील अवधि। ये उत्तर इसका सही होगा, आपका सेंसिटिव पीरियड, ये इसको कहते हैं सेंसिटिव पीरियड। अब इसके बाद 11th है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? तो ध्यान दीजिए, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाहें तेजी से बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। तो आपका लिम्स जो है, लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन दी हैंड एंड फीट, ये आपका होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल के आधार पर ये दूसरा इसका सही होगा। और यह सिद्धांत ये बताता है कि ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। अब इसमें ये फैक्ट था। अब इसके बाद देखिए 12, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रामाणिक शिक्षण कार्यों का प्रामाणिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिक लर्निंग टास्क फॉर स्टूडेंट इन प्राइमरी ग्रेड्स की बात कर रहा है। तो परिभाषाओं का एक वर्ग को याद रखना, गलत। पाठ्य पुस्तक से तथ्यात्मक जानकारी को याद रखना, गलत। मित्रों की नोटबुक से उत्तर कॉपी करना, गलत। अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना। तो ये इस तरीके के डिस्ट्रक्टर्स इसमें बनाए गए हैं कि आसानी से ये प्रश्न का उत्तर सभी लोग दे सकते हैं। 12 का 4th क्वेश्चन। अब इसके बाद आपको अगले देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है? पारस्परिक टीचिंग, ये लेवाइगास्की ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। आपका ये जो रेसिप्रोकल टीचिंग है यह, तो इसमें निश्चित रूप से क्वेश्चनिंग की जाती है, क्लैरिफाइंग किया जाता है। रटना इसमें आपका नहीं, रटना कहीं भी नहीं है, पूर्वानुमान लगाना प्रेडिक्टिंग भी है। तो ये तीसरा इसमें विकल्प सही होगा। 14th क्वेश्चन है, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो इसमें आपका सबसे पहले मानकीकृत तो नहीं होगा, विभेदित, अच्छा निर्देश विभेदित, लचीला विभेदित, लचीला, हाँ ये लचीला होगा। और पाठ्यक्रम लचीला पहले में लचीला होगा, ये फ्लेक्सिबल। और निर्देश जो है मानकीकृत में कैसा, इंक्लूसिव क्लासरूम है, इसलिए ये विभेदित आपका निर्देश होना चाहिए आपका। तो ये लचीला और विभेदित, ये उत्तर इसमें सही होगा। दूसरों के साथ संवाद ना करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में, दूसरों को संवाद ना करने के इरादे से खुद से जो बात करना बचपन में, ये एकदम नॉर्मल एंड कॉमन चीज है। और लेवाइगास्की ने इसको कहा भी है प्राइवेट स्पीच या सेल्फ टॉक। इसी को लेवाइगास्की ने कहा सेल्फ टॉक या प्राइवेट स्पीच।
अब इसके बाद है 16th क्वेश्चन कि लर्निंग इज ऑलवेज situated in a social context. What is learned cannot be separated from how it is learned and used. तो ये देखिए, इसका सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। ए आर दोनों सत्य है और ए आर की सही व्याख्या कर ए की आर सही व्याख्या करता है। ये आपका दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। 17th क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों और सहज अनुमान को, देखिए भ्रांतियों को आपको हटाना है और सहज अनुमान को बढ़ाना है। अब इसमें जो इसमें देखिए फिट बैठे उसको करिए, पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा इसमें विकल्प सही होगा। अब 18वां क्वेश्चन, बच्चों के विकास के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास के बारे में तो ये आया, कल भी क्वेश्चन आया था, जूनियर लेवल का क्वेश्चन ये आया था। अब इसके बाद ये बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, ये इसका सही है, ये कि मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। अब इसके बाद है which of the following is an example of question that requires students to generate creative solutions. तो लिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य में दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे, तो ये हो सकता है। अब संज्ञा की परिभाषा क्या है, नहीं, ये क्रिएटिव थिंकिंग इसमें नहीं है। आप वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करेंगे, ये भी नहीं है। संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या है, तो ये इसमें डिस्ट्रक्टर ऐसे बनाया गया कि एकदम निश्चित रूप से पहला विकल्प इसमें सही होगा। अब ये 28 क्वेश्चन देखिए, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको एडीएचडी कहा जाता है, इसको एडीएचडी कहा जाता है, एडीएचडी। यह देखिए इसी का ये फुल फॉर्म दिया हुआ, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो यह जो है आपका डिलेड मोटर एंड लैंग्वेज स्किल नहीं, हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन एंड मूड स्विंग्स, ये भी नहीं होगा। ऑनगोइंग पैटर्न ऑफ इम्पल्सिविटी, देखिए ये थर्ड जो है इसका उत्तर होगा, क्योंकि आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला इसमें होता है। और रिस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव बिहेवियरल पैटर्न, ये नहीं होगा। आपका तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, ये आपका एडीएचडी का तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अब देखिए 21st क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी नीड्स टू बी नर्चर्ड बाय प्रेजेंटिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज टू चिल्ड्रन फॉर कंटेम्प्लेटेशन एंड रिफ्लेक्शन। इसका मतलब बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए, उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है, इसका उत्तर ये होगा। अब इसके बाद 22nd, which of the following hinders the process of effective problem solving, लिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो ये सादृश्य सोच, एनालॉजिकल थिंकिंग, रिस्पांस सेट, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इसका आपका होगा रिस्पांस सेट,
ये आपका प्रभावी समस्या समाधान के रिस्पांस सेट में क्या है, आपको एकदम उत्तर फोर्स चॉइस क्वेश्चन उसमें रिस्पांस सेट में होगा। तो ये निश्चित रूप से इसमें इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये रिस्पांस सेट नहीं होगा। ये बिल्कुल उत्तर 22 का दूसरा विकल्प सही है। 23rd, formative assessment assumes that learners should also be involved in the process of assessment. Competition is essential for learning. Only quantitative parameters give correct feedback. Qualitative parameters are biased and subjective. मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर और इस लर्नर दोनों को फीडबैक मिलता है, इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में लर्नर शुड आल्सो बी इन्वॉल्वड इन प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। तो ये आपका पहला विकल्प इसमें बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद 24th, an effective pedagogical strategy is to ask children to make linkage of new information with what they already know. Identifying आपका commonalities and differences can help children organize information. एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वो पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। निश्चित रूप से एक इफेक्टिव टीचिंग में ये आपको नई जानकारी को जो पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए बात, प्रीवियस नॉलेज को आपको न्यू नॉलेज से जोड़ने की बात कह रहा है। समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों की जानकारी संगठित करने में मदद मिलती है, उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में भी मदद मिलती है। तो ये बिल्कुल एकदम ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल एकदम सही होगा। क्योंकि जब प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है कि बच्चों को नई जानकारी को पहले से जानने के साथ, यदि मान लीजिए आप सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तो इसके पहले कांग्रुएंट ट्रायंगल अगर पढ़ा चुके हैं तो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल से जोड़ने पर आसानी से बच्चों को इफेक्टिव टीचिंग में ये एक रणनीति हो सकती है। और इसी से ये समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों की जानकारी, तो ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता, ये उत्तर इसका होगा। 25th, गढ़ी वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों को प्रामाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। देखिए, ये देखिए आपका इन्वेंटेड स्पेलिंग्स, फ्री एक्सप्लोरेशंस ऑफ राइटिंग प्रोवाइड टीचर्स, फ्री एक्सप्लोरिंग ऑफ राइटिंग प्रोवाइड टीचर्स विथ अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट ऑफ लर्नर्स लेवल। अब इसके बाद कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। तो ये ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, ये दूसरा इसका विकल्प होगा। अब इसके बाद है 26th, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की's थियरी द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। तो ये देखिए जोन ऑफ जेडपीडी की भी बात, जहां द लेवल ऑफ स्किल, जहां अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की's थियरी द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज मस्ट मास्टर टू पास ए टेस्ट और रिसीव ए ग्रेड। नहीं, द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज स्टूडेंट हैज ऑलरेडी मास्टर्ड, द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ मास्टरिंग विद द हेल्प। ये आपका तीसरा इसमें सही होगा। जेडपीडी का अर्थ ये है कि जो बिना सहायता से बच्चे करते हैं और सहायता से करते हैं उनके बीच के जोन को कहते हैं जेडपीडी, और ये वाइगॉत्स्की ने दिया था। तीसरा इसमें विकल्प सही होगा। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसिमिलेशन। तो आत्मसातीकरण क्या है? पहले से यदि विद्यमान किसी बच्चे के अंदर स्कीमा है और उस स्कीमा के प्रकाश में नए कॉन्सेप्ट को
देखता है, ये नए कॉन्सेप्ट को ग्रहण करता है, तो उसके यह जो प्रक्रिया, जो कन्फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। तो ए चाइल्ड लर्न्स टू डेयर शूज फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम की बात कर रहा है, जबकि तो ये नहीं हो सकता। चाइल्ड लर्न से न्यू वर्ड फॉर ए फेमिलियर ऑब्जेक्ट। चाइल्ड लर्न से न्यू वर्ड फॉर ए फेमिलियर ऑब्जेक्ट। देखिए ये इसका इसका उत्तर होगा, क्योंकि वो पहले से परिचित वस्तु है, लेकिन उसका नाम बताया जा रहा है, तो बच्चा एसिमिलेट करके उसको सीखेगा, और ये होगा 28 का दूसरा। अब 29, which of the following is an effective strategy for teaching children with autism। तो ऑटिज्म में आपका एक पैटर्न पे, एक रूटीन से आपका इफेक्टिव स्ट्रेटजी होता है। तो रूटीन शब्द जो जिसमें दिया, स्वालीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? वो है सख्त अनुशासन और दंड का प्रयोग करना। बिल्कुल गलत। निरंतर नेत्र संपर्क नहीं, आई कांटेक्ट इसमें बच्चे बना ही नहीं पाएंगे स्वालीन, जब ऑटिज्म उसमें उसके अंदर है तो, क्योंकि बच्चे इसमें आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, या अपरिचित व्यक्तियों के साथ बातचीत करने में झिझकते हैं। किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग से बचना, ये नहीं, अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना, ये आपका होगा एक रूटीन बनाए रखना। तो ये आपका चौथा विकल्प इसमें सही होगा 29 का। और आज का लास्ट क्वेश्चन 30, देखिए। हाँ, द एबिलिटी ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड मैनुअल डेक्सटेरिटी इज अफेक्टेड इन। लिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है? और यह है गति समन्वय वैकल्य, या इसको कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में ये बात होती है, और एकदम बिल्कुल तथ्य है, फैक्ट है, इसलिए एकदम बिल्कुल सही को आपका है पहला विकल्प इसमें सही होगा। इस तरीके से आप मिला लीजिए क्वेश्चन को, और आयोग से अब आएगा इसका आंसर की, तो इसमें देखिएगा एक ही दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसको पूर्ण आपको बताया गया है। इसके लिए आप मिला लीजिए। अब आज आपको एग्जाम समाप्त हुआ, और फिर आप टेट की तैयारी में लग जाइए। थैंक यू।